हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं सीआरपीसी के आगे के सेक्शन। हमने सेक्शन सेकंड कर लिया था, हम थर्ड देखते हैं। थर्ड बता रहा है निर्देशों का अर्थ लगाया जाना। तो इसमें आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है इस संहिता में विशेषतः शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशन का अर्थ जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो, मतलब जब तक बताया ना गया हो तब तक इसमें लिखा है वही माना जाएगा। जैसे महानगर क्षेत्र में महानगर क्षेत्र के बाहर, अगर महानगर क्षेत्र के बाद कोई मजिस्ट्रेट है तो उससे हम कहेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगर वो महानगर क्षेत्र में तो वो कहेंगे हम महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट ये बता दिया पहला। अब इसमें बी कह रहा है द्वितीय द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति और महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशन लगाया जाएगा। ये अगर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है तो उसे अगर नॉर्मल जहाँ महानगर क्षेत्र नहीं होगा वहाँ महानगर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा। अगर महानगर क्षेत्र होगा तो वहाँ महानगर मजिस्ट्रेट माना जाएगा। अब इसमें सी आ गया। सी कह रहा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश। अब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उसका प्रति निर्देश क्या लगाया जाएगा? तो कह रहा है किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट है। मतलब जो महानगर क्षेत्र में अगर अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है तो वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को हम महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट कहेंगे। और किसी अन्य जगह कर रहा है तो हम उसे कहेंगे किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि वह क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है। तो वहाँ अगर महानगर क्षेत्र में कर रहा है तो उसे महानगर मजिस्ट्रेट कहेंगे, और अगर और महानगर क्षेत्र से बाहर कर रहा है तो उसे हम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहेंगे। तो यही बताया गया है इसमें। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में ये कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि वह उस क्षेत्र का अधिकारिता रखने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है। मतलब अगर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो जो नॉर्मल क्षेत्र होंगे उसमें उसे कहेंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और महानगर क्षेत्र में होगा तो उसे कहेंगे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो कह रहा है इस संहिता में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देशन का महानगर क्षेत्र संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि वह उस क्षेत्र का महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देशित है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 4 देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 4 कह रहा है भारतीय दंड महानगर भारत सेक्शन 4 कह रहा है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो ये कह रहा है जो आईपीसी है और अन्य विधियां उनमें अपराधों का विचारण कैसे किया जाएगा। तो पहला बता रहा है, इसमें 2 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज बता रहा है भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इसके पश्चात अंतरिम उपबंधों के अनुसार की जाएगी। तो ये कह रहा है जो आईपीसी में जितने भी अपराध बताए गए हैं उनकी जो प्रोसीडिंग चलेगी, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, वो सारी कार्रवाइयाँ सिविल वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलेंगे, मतलब इस एक्ट के तहत चलेंगे। सेकंड बता रहा है क्लॉज किसी अन्य विधि में, मतलब ऊपर तो बता दिया आईपीसी की, अब ये बता रहा है कोई अन्य विधि में कोई अपराध बताया गया है तो उनके इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारणा, तो ये कह रहा है वो कैसे चलेंगे। तो कह रहा है संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचार या अन्य कार्रवाई किसी रीति स्थानीय विनिमय करने वाले 10वें प्रबंध किसी अनियमित के अधीन रहते हुए की जाएंगे, मतलब इसी एक्ट के द्वारा की जाएंगे। अगर उन एक्टों में कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा तो फिर हम वो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसका ट्रायल, इंक्वायरी, जांच करेंगे जो अन्य विधि में कोई अपराध है। तो इसमें 2 क्लॉज है। पहले क्लॉज में ये कह रहा है कोई आईपीसी में कोई अपराध बताया गया है तो उसका प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, सीआरपीसी के तहत चलेगी। और सेकंड में कह रहा है कोई अन्य विधि में बताया गया है तो कैसे चलेगी, तब भी सीआरपीसी से चलेगी। तो ये बता दिया। अब पाँच में बता रहा है व्यावृत्तियाँ। तो ये व्यावृत्तियाँ ये सेविंग्स है। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2। तो काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर शुरू हो गया है। चैप्टर सेकंड ये बताता है दंड न्यायालयों और कार्रवाई का गठन, मतलब जो न्यायालय हैं उनका और कार्यालयों का गठन के बारे में बता रहा है। तो पहला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 6 बता रहा है। सेक्शन 6 कह रहा है दंड न्यायालयों के वर्ग, मतलब जो दंड न्यायालय हैं वो कितने वर्ग के होंगे। तो कह रहा है उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के न्यायालय होंगे। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय तो होगा ही होगा, उच्च न्यायालय से अन्य, मतलब उच्च न्यायालय तो है ही, उससे भिन्न और भी न्यायालय होंगे। कौन कौन से होंगे? सेशन न्यायालय होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ही हम महानगर क्षेत्र में होता है तो उसे महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होगा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। तो कितने हो गए? तो ये 4 हो गए। उच्च न्यायालय होगा तो ये बता दिए उच्च न्यायालय तो होगा ही होगा, उच्च न्यायालय को छोड़कर सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो ये 4 होंगे। अब आ रहा है प्रादेशिक खंड के बारे में।
ठीक है, तो ये बता रहा है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा और इसके सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उनमें जिले होंगे। तो कह रहा है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, मतलब उसमें एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, या तो एक होंगे या कई भी हो सकते हैं। और एक सेशन खंड खंड एक जिला होगा या उसमें जिले भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है। और फिर आगे दे रखा है कि जो महानगर क्षेत्र होगा उक्त प्रयोजन के लिए एक प्रथम सेशन खंड और जिला होगा। जो महानगर क्षेत्र होगा तो उसका पृथक सेशन खंड और जिला होगा। अब आगे सेकंड में बता रहा है। सेकंड ये कह रहा है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तित कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से जो ऐसे जो खंड हैं, सेशन खंड हैं, जिले हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है और संख्या में भी परिवर्तन कर सकती है। सेकंड बता रहा है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंड में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमा या संख्या में परिवर्तित कर सकती है। तो ऊपर बता दी जिले की संख्या और परिवर्तन कर सकती है, यहाँ बता दी उपखंडों में विभाजित कर सकती है, उपखंडों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और बता रहा है किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। जो इस संहिता बनी थी तब जो सेशन खंड उपखंड थे तो वो ये माने जाएंगे इसी संहिता के द्वारा बनाए गए हों। तो ये कह रहा है। अब आ जाओ 8 सेक्शन 8 बता रहा है महानगर क्षेत्र के बारे में। तो कह रहा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्या कर सकती है? किसी भी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है, किसी नगर को। और कब कर सकती है? जब उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाए तब उसे महानगर क्षेत्र माना जाएगा। तो कह रहा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में अंतर्भुक्त की जाए राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र होगा। तो ये महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। सेकंड बता रहा है इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ये क्या थे? अहमदाबाद, ये सारे महानगर क्षेत्र थे। थर्ड बता रहा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं कर सकती कि 10 लाख से कम हो जाए जनसंख्या। तो थर्ड में बता रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि राज्य सरकार क्या कर सकता है? अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है, पर तब तक कर सकता है जब तक उसकी 10 लाख से कम जनसंख्या नहीं कर सकता। अब आगे फोर बता रहा है जहाँ किसी क्षेत्र के मानव क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित किए जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है और 10 लाख से जनसंख्या कम हो गई तो फिर उसे हम महानगर क्षेत्र नहीं मानेंगे। पर जो न्यायालय होंगे और जिनमें कार्रवाई चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेंगी जैसे महानगर क्षेत्र होगी। अब आगे 5 कह रहा है जहाँ राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, वहाँ ऐसी जांच विचार या अपील पर जो इस ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगी और ऐसी प्रत्येक जांच विचार या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएंगी मानो किसी भी कई कमी या परिवर्तन ना हुआ। तो अगर जो कार्रवाई चल रही, अगर महानगर क्षेत्र नहीं रहा है कोई क्षेत्र, तब भी उसकी कार्रवाई ऐसे चलेगी जैसे कि महानगर क्षेत्र हुआ भी वो। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 कह रहा है सेक्शन 9 कह रहा है सेक्शन 9 कह रहा है सेशन न्यायालय के बारे में बता रहा है। तो पहला पॉइंट बता रहा है राज्य सरकार प्रत्येक सेशन के लिए एक सेशन खंड स्थापित करेगी। तो राज्य सरकार क्या करेगी? एक सेशन खंड बनाएगी। सेकंड कह रहा है प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये कह रहा है जो सेशन खंड बनेगा उसमें जो न्यायाधीश होगा वो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। थर्ड बता रहा है उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश की भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग कर सकें। मतलब ये कह रहा है उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सेशन न्यायाधीश तो होगा ही, उसकी सहायता के लिए अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। और बता रहा है उच्च न्यायालय एक ऐसे सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड या खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामले के निपटारे के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थानों में बैठ सकता है जो जिनका उच्च न्यायालय निर्देश करे। तो क्या कर सकता है? अगर वो खंड में कह देता है तो वो वहाँ भी नियुक्ति दी जा सकती है। तो कह रहा है उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। उसी अवस्था में वह मामले के निपटारे के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थानों में बैठ सकता है जिनके उच्च न्यायालय निर्देश करे। तो ये कह रहा है।
ठीक है, तो ये बता दिए। 4 और 5 बता रहा है, जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, अगर कोई सेशन न्यायाधीश है उसका पद रिक्त है, वहाँ उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाए या लंबित है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाएगा। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। तो फिफ्थ में ये बता रहा है, अगर कोई सेशन न्यायाधीश नहीं है तो उस कार्रवाई को अपर सेशन न्यायाधीश निपटाएगा। अपर सेशन न्यायाधीश निपटा सकता है, सहायक सेशन न्यायाधीश निपटा सकता है, अगर वो नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निपटाएगा। अब आ जाते हैं आगे। 6 पॉइंट कह रहा है, 6 पॉइंट कह रहा है, सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान में स्थान पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निश्चित करे। तो कह रहा है सेशन न्यायाधीश की बैठक कहाँ की जाएगी, कोर्ट कहाँ लगाया जाएगा, तो कह रहा है जहाँ हाई कोर्ट बताए वहाँ। किंतु यदि ऐसे विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठने के पक्षकारों और साक्षियों की सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले के निपटाने के लिए उनमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई सेशन न्यायाधीश है उसके वो कहाँ कहाँ अपना कोर्ट लगाएगा, तो ये कह रहा है जहाँ उच्च न्यायालय बताए। पर भी ये कह रहा है, अगर सेशन कोर्ट की अगर राय है और पक्षकार विटनेस को अगर उन्हें लगता है कि जो पक्षकार हैं और जो विटनेस हैं उन्हें सुविधा होगी तो फिर कहीं और भी लगा सकता है। अब आ जाते हैं हम सहायक सेशन न्यायाधीश। सहायक सेशन न्यायाधीश की अधीनस्थता के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है, जब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा जिसके न्यायालय में अधिकार का उपयोग कर रहा है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होगा, जो सेशन न्यायाधीश होगा उसके अधीनस्थ होगा। ये पहली क्लॉज में कह दिया। सेकंड क्लॉज कह रहा है, सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीश के कार्यों के वितरण के बारे में इस संहिता के संगत नियम समय समय पर नियम बना सकेगा। जो सहायक सेशन न्यायाधीश है उन्हें जो कार्य करने हैं उनके वितरण के लिए कौन नियम बना सकता है, तो सेशन न्यायाधीश बना सकेगा। थर्ड बता रहा है, सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थ की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। और यह समझा जाए कि ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता थी। तो ये थर्ड ये कह रहा है, अगर सेशन न्यायाधीश है, कोई सेशन न्यायाधीश को कोई कार्रवाई करनी है पर उसे क्या वो बिजी है, तो फिर किससे करा सकता है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश से करा सकता है। अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से करा सकता है। और ये कार्य करे जाएंगे तो ऐसे माना जाएगा जैसे कि सेशन न्यायाधीश ने कार्य किया हो। थैंक यू। आगे के सेक्शन हम आगे की वीडियो में करेंगे।